मेरे जवानों में बदले की भावना थी। तो हमने डिसाइड किया इस पेन को एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, जैसे आपने कहा ना आपदा में अवसर, हम पार जाके टेररिस्ट ठिकानों पे उनके टेररिस्ट को मारेंगे, पाकिस्तान आर्मी से नहीं उलझेंगे और जाके मारेंगे, एक नहीं मल्टीपल लोकेशन। थोड़ा सोचे और फिर मुझे एक लफ्ज बोला, सिर्फ एक लफ्ज, बरोबर। कश्मीरी पंडितों को एक साथ वहाँ से भगाया गया 19 जनवरी के उस मनहूस दिन। क्या वजह थी, कितना बड़ा देश, हमारी इतनी आर्मी, इतनी पुलिस, उसके बावजूद हम अपने ही लोगों को उनके घर से बेदखल होने से नहीं रोक पाए? किसी के वीर गति को प्राप्त होने की खबर उसकी फैमिली तक कैसे पहुंचाओ? दुनिया की कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोफेशनलिज्म आपको इसके लिए तैयार नहीं कर पाता। कि अगर आप ये रणनीति बना लेते हैं कि कोई भी आतंकी हमला होता है फिर आप घर में घुस के मारेंगे, तो इस तरह जो भी लोग हालात बिगड़ना चाहते हैं, आपने उनको एक टेम्पलेट दे दिया। 71 में हमें 14 दिन लगे थे और वो सरेंडर टेबल पे आ गए थे। इस बार 4 दिन में उन्होंने आप हाथ जोड़ दिए, घुटने टेक दिए। आप पीओके को लेकर करेंगे क्या? काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करिएगा? फिर आर्मी रखेंगे वहां पे? नीरज, ये एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल पूछा आपने, जो बहुत कम पूछा जाता है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं, उनका हमारे स्टूडियो में आना ही हमारे लिए फक्र की बात है। आप लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए, सर्विस में रहते हुए कई बड़े अवार्ड्स मिले, अपनी किताबों और लेक्चर्स के जरिए आज लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आज का जो भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ सर का। सतीश सर, वेलकम। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत था आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए और उसके लिए तैयार हुए। इसके लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल। सतीश सर, जैसा कि मैंने आपके इंट्रो में कहा कि आज बहुत सारे इंडियंस इस बात में एक प्राइड लेते हैं पिछले 6-7 सालों में कि ये नया भारत है और ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। और जैसा मैंने इंट्रो में कहा भी कि अगर किसी एक शख्स को उसका क्रेडिट जाता है, या यूँ कहूँ कि जिसने वो सारा विचार दिया, उससे शुरुआत हुई, तो आप हैं। उरी एक दर्दनाक घटना थी, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर जो हमारे जवानों की जान गई। लेकिन कहते हैं कि हर आपदा अपने आप में एक अवसर भी लेकर आती है। तो मैं उस एक घटना से शुरुआत करना चाहूँगा कि उस वक्त क्या हुआ, फिर किन हालात में आपको लगा कि नहीं, आज तक जो भारत की रणनीति थी दुश्मन को सबक सिखाने की, हमें एक स्टेप आगे जाना है। क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उरी के बाद फिर हमने बालाकोट भी किया और ऑपरेशन सिंदूर भी किया, तो वो टोन या यूँ कहें कि भारत की एक रणनीति आपने उसी वक्त तय कर दी थी। तो उरी से अगर हम शुरुआत करें, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था उस वक्त और किस हालात में आपने फैसला लिया कि नहीं, अभी हम एक कदम आगे जाना है। थैंक यू नीरज। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने शुरुआत की कि उड़ी से उड़ी की जो सर्जिकल स्ट्राइक से एक पहल हुई, जिससे हमने बालाकोट किया और ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों पे उनको नस्तेनाबूद कर दिया हमने। वहाँ तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं बात मानता हूँ। लेकिन आपने कहा कि इसका क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, क्रेडिट जाता है उन जांबाज स्पेशल फोर्सेस के जवानों को, अफसरों को, टीम्स को, जिन्होंने मल्टीपल लोकेशंस में पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी जान पे खेल के अंजाम दिया। और अगर किसी एक शख्स को क्रेडिट देना है तो मेरी समझ से वो हैं स्वर्गीय मनोहर पारीकर। क्योंकि जिस दिन 18 सितंबर की बात है, 18 सितंबर 2016, जब उड़ी पे टेररिस्ट का हमला हुआ, हमने 18 जानें खोई, 18 सोल्जर्स, मैं उनका कमांडर था। ये बात मैं अपने मरते दम तक नहीं अपने सीने से उतार पाऊंगा। और उसी दिन मनोहर पारीकर जी उसी दिन दोपहर को पहुंच गए, जबकि मैंने प्रोटेस्ट भी किया था। मैंने कहा था नहीं, आज के दिन मुझे वीआईपीज नहीं चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी चल चुके थे। और इसके बारे में सब कुछ मैंने इस किताब में, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स में लिखा है पूरी इसके बारे में। जो मैं आज कहूँगा वो मतलब मैं उसको एग्जैजरेट नहीं कर सकता। मतलब वो लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है। तो पारीकर जी वहाँ आए और जब वो पहले उड़ी जाना चाहते थे, मैंने कहा सर उड़ी तो आप हम नहीं जा, मैं उड़ी होके आ गया था
क्योंकि मौके का जायज़ा लेना, ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, वो सब। मैंने कहा सर वहाँ तो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, मैं आपको अपने हेडक्वार्टर में ब्रीफ करूँगा। आर्मी चीफ भी थे, हमने उनको रिसीव किया और हेडक्वार्टर में आए। जब हम हेडक्वार्टर आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आज ही पहुँचे हैं ये, तो इसका क्या अच्छा नतीजा निकल सकता है। और तब हमने देखा कि उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि देखो, कुछ महीने पहले पठानकोट एयरबेस पे टेरर अटैक हुआ था 2016 में। मैं तो देश भर में एक बड़े गुस्से की लहर थी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। दिल्ली में पूरी लीडरशिप एजिटेटेड सी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप। मेरे जवानों में बदले की भावना थी। तो हमने डिसाइड किया इस पेन को एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, जैसे आपने कहा ना आपदा में अवसर, तो वही डिसीजन लिया। तो उनको जब पूरा ब्रीफ कर दिया तो पारिकर जी ने कहा कि तो अब क्या करना है। तो मैंने कहा सर इससे आपका मतलब अगर है कि हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, तो फिर मेरे ऑफिस में चल के बात करेंगे, इन सब लोगों के सामने नहीं। 30-35 अफसर थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल, सिविलियन ऑफिशियल्स थे, कई लोग थे। हम मेरे ऑफिस में गए, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और मैं। तो पहले आर्मी चीफ ने अपना पक्ष रखा, जो नेशनल लेवल पे क्रिटिकलिटीज, वो उनका काम है। कश्मीर की ऑपरेशंस मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उनकी ब्रीफिंग भी मैं ही कर रहा था, जबकि आर्मी चीफ मौजूद थे, आर्मी कमांडर मौजूद थे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो फिर मैंने उनको कहा कि सर वो हमेशा आते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, टेररिस्ट आते हैं, हमारे सिटीजन्स को मारते हैं, हमारे सिविलियंस को मारते हैं, हमारे सोल्जर्स को मारते हैं, उनके बॉडीज़ को म्यूटिलेट कर जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, सिर काट के ले गए। तो और हम लोग डिफेंसिव ही होते रहते हैं। तो हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं भेजने के लिए, तो क्यों ना हम इस बार कुछ ऐसा करें कि हम पार जाके टेररिस्ट ठिकानों पे उनके टेररिस्ट को मारेंगे, पाकिस्तान आर्मी से नहीं उलझेंगे और जाके मारेंगे। एक नहीं, मल्टीपल लोकेशंस में, कई जगहों पे। तो आपको मालूम है? मैंने कहा हाँ, हमें पूरी जानकारी है, एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे पास, आप हाँ कह दीजिए, टाइम हमारे पे छोड़िए, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने हाँ कह दी। मैंने सोचा कुछ और सवाल जवाब किए, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे खुले में, ना ही मैं किताब में लिखा है उसके बारे में। और मैंने सोचा कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, आपको हुक्म मिल जाएंगे या ऐसे कुछ। उन्होंने वहीं पे मेरे से कुछ सवाल जवाब किए और फिर हाँ कह दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई कि हमारे जवानों की कोई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कुछ तो कैजुअल्टी होंगी, इतने बड़े पैमाने पे, स्केल पे अगर हम जाएंगे पार और करेंगे दुश्मन की टेरिटरी में, तो कुछ नुकसान तो होगा। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पूछे, मैंने अंदाज़ा भी दिया, जिसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। फिर चुप हो गए। तो मेरा भी दिल बैठ गया कि अच्छी खासी मुझे परमिशन मिल गई थी। हाँ। और अब इनके अंदर का जो पॉलिटिशियन है वो इनको इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि ऑपोजिशन इनको चबा जाएगी अगर कोई हमारे ज़्यादा नुकसान हो गया, और कई चीज़ें ऐसी। बिल्कुल। लेकिन फिर थोड़ा सोचे और फिर मुझे एक लफ्ज़ बोला, सिर्फ एक लफ्ज़, बरोबर। अरे वाह। और देखो, मेरे आर्मी चीफ के सामने, आर्मी कमांडर के सामने हमें परमिशन मिल गई। सतीश सर, लेकिन आपने एक बात जो बड़ी बताई, सॉरी मैं बीच में कह रहा हूँ, कि उन्होंने उस वक्त अपने स्तर पर ही डिसीजन लिया और पीएम से बात नहीं की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब कैजुअलिटी की बात पे वो चुप भी हो गए, बाद में उन्होंने सोच समझ के फिर वो भी हाँ कह दिया। तो इसलिए अगर किसी एक शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो हैं स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी। बिल्कुल। तो आपका एक कहना है कि एक मिलिट्री आर्मी के तौर पर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी थी, इंटेलिजेंस भी थी और कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन पॉलिटिकल जब तक वो हरी झंडी नहीं मिलती तब तक, और वो ज़्यादा बड़ी बात थी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको, ये है कि देखिए, कई बार ये सुनने में आता है कि ऐसे ऑपरेशन एलसी पे आमतौर पे होते रहते हैं, एलओसी पे होते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे ऑपरेशन नहीं होते हैं पहले, लेकिन इस पैमाने पे नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्केल की बात अलग है, देश ने ओनरशिप ली, अगले दिन हमने अनाउंस किया कि हमने किया है क्योंकि आपने उड़ी किया है।
और अब इसके आगे हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, ओनर्स आपके ऊपर है, अब जिम्मेदारी आपकी है। वो बड़ी बात है, उसकी ओनरशिप लेना, उसको अनाउंस करना पूरी दुनिया को कि हमने किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है, जिससे कि फिर हमने 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, फिर जब पुलवामा पे अटैक हुआ, बड़ा टेरर अटैक हुआ, तो फिर हमने बालाकोट, अब ये उड़ी जो था ये 3-4 किलोमीटर अंदर, बालाकोट 80 किलोमीटर अंदर, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक। और इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, तकरीबन 110 किलोमीटर अंदर तक हमने स्ट्राइक किया है, तो और मल्टीपल टारगेट्स। तो बिल्कुल मेरे को लगता है ये एक अच्छा सबक है, या एक लेसन है, या आर्मी की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से ये एक अच्छा एक तरीका है दुश्मन को सबक सिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर इसमें ये, इसी पर मैं रुकूंगा, एक सवाल और पूछूंगा। ये जो आपने प्लान बनाया कि हमें बॉर्डर के उस पार जाना है, या जो एलओसी के उस पार जाना है 3-4 किलोमीटर, और वहाँ पर ये कैंप्स हैं, आपने पहले आपके पास इंटेलिजेंस थी और वहाँ टारगेट करना है, क्या ये जो उरी में हुआ 18 सितंबर को, उसके बाद की प्लानिंग थी, या इस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी हमेशा आप लोगों के पास रहती है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो हम ये भी कर सकते हैं? उस बारे में बताइए। देखिए, इंटेंशन और कैपेबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैपेबिलिटी मिलिट्री के पास हमेशा है और रहती है, ये अचानक उस दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती कि हम कर देंगे। 18 सितंबर के हम बात कर रहे हैं और 10 दिन के बाद हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, तो उस दिन की तैयारी, उस दिन जब मैं उनके सामने बैठा था, उन्होंने मेरे से अचानक पूछा क्या करोगे, तो मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद फील्ड में ऐसे ऑपरेशन किए हैं, एज ए मेजर, एज ए कर्नल मैंने किए हुए हैं, तजुर्बा था। और इतना मुझे अपने कमांडोज पे, अपनी टीम पे, अपने जवानों पे भरोसा था कि हमें इंटेलिजेंस है, हमें हासिल है ये इंटेलिजेंस, हम वो कंटिन्यूसली तैयारी करते रहते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन पारीकर जी ने उस दिन दी, और मैं साफ कहता हूँ ये अच्छा हुआ कि पारीकर जी उसी दिन आए। उस दिन जो देश में गुस्सा था, आमतौर पे लीडर आते हैं 10 दिन बाद, तब तक गुस्सा ठंडा हो गया होता है, कोई और खबर बन गई होती है। सही बात। वो उसी दिन आए जब इतना गुस्सा था, हमारे में इतना गम था वो जवानों का, उस टाइम बॉडीज आ रही थी, मतलब वो सब चल रहा था, तब उन्होंने इजाजत दे दी। तो इंटेंशन ओवरनाइट बदल जाती है, कैपेबिलिटी आपको हमेशा बनाते रहना पड़ता है। तो ये कैपेबिलिटी कि हम क्या क्या कर सकते हैं किस कंटिजेंसी में, ये एक लगातार प्रोसेस है। आर्मी या मिलिट्री, आर्म फोर्सेस ये हमेशा तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि अचानक कल को अगर कुछ हो जाएगा तब नहीं हम कैपेबिलिटी बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर एक और जो क्रेडिट उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको जाता है कि पाकिस्तान ने जब से 98 में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, उसके बाद से एक न्यूक्लियर ब्लफ भी हमेशा था कि आपने कुछ किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2000 के दशक में उसके बाद इतने टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान पर हुए और हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, भारत इतना ताकतवर देश होने के बावजूद एक दब्बू देश कहीं ना कहीं लगता था। आपको लगता है कि क्या वहाँ पर भी हमें थोड़ा हमने ज़्यादा वक्त ले लिया उस ब्लफ से बाहर निकलने में? नहीं, तो देखिए ये आप ठीक कह रहे हैं। कारगिल की लड़ाई में भी हमने 1999 में हमने पीछे से, एलओसी के पीछे से अटैक नहीं किया, हमने एलओसी क्रॉस नहीं की, ना फौज ने ना एयरफोर्स ने। वो इसीलिए कि उनके पास एक न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों परमाणु देश हैं, कहीं बात बिगड़ गई और कुछ और हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, मतलब वो सब चीज़ें, तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन जो कदम 2016 में उठाया गया कि हमने पार जाके उनको सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे ये हमने उनके एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल को, न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर दिया कि हम अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं दबेंगे। अब हमने वो एक थोड़ी सी जगह ढूंढ ली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे, जहां पर हम अपने ऑपरेशन कर पाएंगे। और यही चीज़ फिर हमने बालाकोट में की, थोड़ा और अंदर जाके, फिर वही न्यूक्लियर ब्लफ के नीचे, और वही चीज़ दोबारा की है ऑपरेशन सिंदूर में। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पहले न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलता रहा उनका, अब उनके पास ये आड़ नहीं रह गई। हालांकि आसिम मुनीर ने अभी अमेरिका में जो एक बार फिर से बात कही है कि अगर हमारा एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा हुआ तो फिर आधी दुनिया को हम ले डूबेंगे। तो इसीलिए कर रहे हैं ना वो,
क्योंकि अब वो आड़ रह नहीं गई, तो अब वो जोर जोर से ऐलान करके कह रहे हैं कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये है वो है। तो मतलब अब उनको कहने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। इसी से सर एक सवाल ये भी निकलता है अगेन, हालांकि ये सवाल मुझे लग रहा है कि और पता नहीं कितने सालों तक रहेगा। जिन भी हालात में ऑपरेशन सिंदूर रुका, अमेरिका क्लेम करता है कि हमने सीज फायर करवाया, उस पर आज भी बहुत सारे लोग ये चीज़ हजम नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि हमने 2 दिन में पाकिस्तान को एक तरह से कहूँ तो नीचे लगा लिया था। ठीक है, सिर्फ 2 दिन में अगर और ऑपरेशन चलता तो पाकिस्तान को जो नुकसान था वो पूरी दुनिया देखती, विजिबल होता और उनका कॉन्फिडेंस को उसको डेंट पड़ता, ताकि वो कई महीने कई साल सोचते भी ना। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अचानक से रुका और पाकिस्तान ने उसके बाद जो प्रोपेगेंडा किया कि देखिए हमने इनको इतना नुकसान पहुंचाया, हमने इनके इतने जेट गिराए, और उसके बाद जो सारी कहानी हुई, आपको क्या लगता है जिन हालात में ऑपरेशन वो सिंदूर रुका किसी की भी इंटरफेरेंस से, क्या वो सही था? कि आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं, अगर 2 दिन चीज़ें और चलती, पाकिस्तान को थोड़ा और विजिबल नुकसान होता तो शायद थोड़ा जो उनको सबक है वो लंबा सबक मिलता? देखिए नीरज, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है जो आप कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन क्यों रुका, कैसे रुका। अब मैं अपना व्यू पॉइंट देता हूँ। हमने तो पहलगाम के एवज में सिर्फ 9 ठिकानों पे, आई थिंक 21 ठिकाने हमने टेररिस्ट कैंप देखे थे, उसमें से हमने 9 चुने और इन 9 पे मारेंगे। ठीक है, यही हमारा इरादा था। और उड़ी की तरह और बालाकोट की तरह हम उस पर रुक जाते। लेकिन पाकिस्तान ने 9 ठिकानों पे, कई इतने डीप, तो पाकिस्तान को भी कुछ तो करना था अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो उनके पास हमारे टेररिस्ट ठिकाने हैं नहीं हमारे पास, तो वो किस पे करते? उन्होंने मिलिट्री पे किया, थोड़ा एलओसी पे किया, हमारे 12 या 19 जाने गई एलओसी पे, तो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया। जब उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया तो फिर हमने उनको, एक तो उनके मिसाइल्स, उनके अटैक्स, उनके ड्रोन्स को पूरा नेगेट किया। हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता था, बहुत कामयाब और बहुत कारगर सिद्ध हुआ, और हमने उनके अटैक्स रोक दिए। बहुत कम उनके जो हैं मिसाइल या ड्रोन अंदर आ पाए। अब जब हमने स्ट्राइक किए, हमारे स्ट्राइक्स बहुत इफेक्टिव रहे। हमारे ब्रह्मोस, हमारे S-400, हमारे मिसाइल्स बहुत इफेक्टिव रहे, और आकाश वगैरह। तो इन सब में हमने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाए हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए। बिफोर एंड आफ्टर क्लियर पता लगता है कि पहले ये था टारगेट, अब ये है, और न सिर्फ ये है, यहाँ गिरा है, उसके पास वाली बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कितने ऐसे चीज़ें सामने आई हैं। ओके, अब रही बात इसकी ये कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले हम बोलते हैं ख़त्म कैसे हुआ। बिल्कुल 10 तारीख को, अब अमेरिका जितने भी दावे करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है, और अमेरिका कहता है, पाकिस्तान को उन्होंने प्रेशराइज किया और पाकिस्तान मानता है, और जिसके भी कहने पर। लेकिन डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 तारीख को हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके कहा कि हमें सीज़ फायर चाहिए। अब सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि क्यों हम मान गए, क्यों नहीं हमने 2-4 दिन और किया? 2-3 वजह है। पहला, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें रोकना चाहिए था। पहली वजह, हमारा पर्पस तो हल हो गया था। हमारा मकसद था उनको एक स्टेटमेंट देना, उनको वहाँ अपने टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करना। उसके बाद जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन किए, हमने उनको विफल किया, और हमने इफेक्टिव, बहुत सारे टारगेट्स पे इफेक्टिव स्ट्राइक किया। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की आपने बात की, उन सबको शामिल। हमने उनको स्टेटमेंट अच्छी तरह से दे दिया कि हम ये करने की काबिलियत रखते हैं। अब जब वो सीज फायर मांग रहे थे, तो हम, भारत ने इसलिए माना, एक तो हमारा काम पूरा हो चुका था, मिशन पूरी हो चुकी थी। दूसरा, अगर ये लड़ाई अपने आप में बढ़ती जाए, इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में हु स्टैंड्स टू लूज, किसका नुकसान ज्यादा होगा? भारत का। क्यों? भारत का नुकसान इसलिए है कि भारत एक असेंडिंग पावर है। उन्हीं दिनों में, उन्हीं 4 दिनों के अंदर, शायद ये खबर उस टाइम दब गई क्योंकि ये सब युद्ध की बातें हो रही थी, उन 4 दिनों के अंदर भारत जापान से आगे निकल के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं अगले 5 सालों में। तो हमारा एक, डिस्पाइट ये जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद उसके हमारा राइज अभी चलेगा,
अगर हमारी पॉलिसीज़ ठीक रही तो ये हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। आने वाले समय में और हमारी तरक्की होने वाली है, हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है, ग्रोथ बढ़ने वाली है, डेवलपमेंट बढ़ने वाली है। पाकिस्तान का क्या है साहब, वो तो आज भी आईएमएफ से लोन लेता है और अगर लड़ाई होगी तो फिर भी आईएमएफ से लोन लेगा। उसको तो कुछ खोने को नहीं है और हमारी वो सब रुक जाएगा। आपने, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपकी उम्र से, आपने युद्ध नहीं देखा है, हमने देखे हैं। 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई एक देश को, न सिर्फ हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, ये ग्रोथ रुक जाएगी, एक देश को कम से कम 20 साल पीछे ले जाएगी। रशिया यूक्रेन में यही हो रहा है। तो वी हैव मोर टू लूज अगर हम लड़ाई करते। आप 2 दिन के बाद, अगर हम 2 दिन के बाद रोकते तो फिर साहब ये ऑपोजिशन और ये पत्रकार फिर बोलते अरे 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्यों रोका, 8 दिन करना चाहिए था। देयर इज नो एंड टू। तो कब रोकना चाहिए था? इसलिए जब हमारा एक मॉरल असेंडेंसी थी, जब हमने कहा कि देखो उन्होंने हमसे मांगा है सीज फायर। सन 1971 में हमें 14 दिन लगे थे और वो सरेंडर टेबल पे आ गए थे। इस बार 4 दिन में उन्होंने आप हाथ जोड़ दिए, घुटने टेक दिए। और क्या चाहिए एक देश को? वॉर इज ए इम्पोजिंग योर विल ऑन अनदर कंट्री। हमने कर दिया वो। तो सर आपकी बात से समझ आया कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम कुछ टारगेट लेके चल रहे थे कि ये हमें अचीव करना, उन्होंने अचीव कर लिया तो हमने उसको वहाँ पर जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो पॉज कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि भले ही हमारे होम मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट के कुछ और बड़े लोग हों, लगातार हम पीओके को लेने की बात करते हैं। लोगों ने कहा कि क्या यही एक मौका नहीं था जब आपका एक अपर हैंड था, आप दुश्मन को नीचे लगा चुके हैं, आपने उनके एयर स्ट्रिप्स को निशाने पर लिया है, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, अगर आपको उस तरफ कुछ करना था तो क्या यही मौका नहीं था? क्योंकि अगर आप इस मौके पर भी नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आप पीओके को लेने की बात कर रहे हैं वो किस तरह से और कब होगा? या तो आप ये बात मत कीजिए, नहीं, या फिर आप बताइए कि वो उसका तरीका क्या है। नीरज, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात नहीं करता और मैं आपसे हट के सीधा इस कैमरे में बात करता हूँ कि आप पीओके को लेके करेंगे क्या? काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करिएगा? फिर आर्मी रखेंगे वहां पे? अभी कश्मीर धीरे धीरे संभल रहा है और एक पीओके को उतनी हॉस्टाइल पॉपुलेशन और ले लेंगे हम, और फिर हम यही करते रहेंगे जद्दोजहद। फिर आप ग्रोथ मत करिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब नहीं होगा। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक तरफ, अब प्रैक्टिकलिटी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम करते रहें तो फिर हम लड़ते रहेंगे पीओके के लिए और फिर कोई ग्रोथ नहीं होगी। और फिर मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, उसको लेके हम क्या करेंगे? आपने सर कश्मीर की बात की, आपकी तो सारी सर्विस वहीं पर रही, आपने 40 साल बताया, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। मुझे नहीं लग रहा भारत में किसी के पास ज़मीन का इतना तजुर्बा होगा। मैं अगर पूरे आपके 30-40 साल के अगर अनुभव की बात करूं, दर्शकों की समझ के लिए भी, कि वो देखें कि वो दौर भी था 70-80 का जहां पर कह सकते हैं कि सामान्य माहौल था कश्मीर में, है ना, और आपने कई बार इसका जिक्र भी किया है, और फिर धीरे धीरे हालात ख़राब भी हुए। तो मैं चाहूँगा एक बार अगर आप 80 या 70 के उस दशक से अगर आप हमें बताएं, उस वक्त क्या वाकई बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल थी, और फिर वो कौन सा वक्त था जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और उसकी शुरुआत कैसे होगी? नीरज, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा, अगर मैंने 4 दशक सर्विस की है और उसमें ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में की है, वो कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने की है, कई ऐसे सोल्जर्स, अफसर तो हैं, कई सीनियर अफसर। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से हूँ, तो मेरे जवान जो हैं वो सारे जम्मू कश्मीर के हैं। हमारी रेजिमेंट में 50% मुसलमान हैं जम्मू कश्मीर के, 40% डोगरा हैं और 10% सिख हैं और थोड़े से बुद्धिस्ट भी हैं। तो आज की तारीख में भी मैं उन सब से इन टच हूँ जो रिटायर्ड हैं, जो गांव में रहते हैं। तो एक पल्स, एक नब्ज़ का पता लगता रहता है। जम्मू कश्मीर में जब मैं जैकलाई रेजिमेंट में कमीशन हुआ था 1979 में, उस टाइम हालात बहुत अच्छे थे। ठीक है। मेरी पहली पोस्टिंग श्रीनगर हुई थी, हमारा सेंटर श्रीनगर में है, लाल चौक के पास, बिल्कुल हफ्स चिनार नाम की जगह, बिल्कुल सेंटर ऑफ, आजकल लाल चौक तो सेंटर ऑफ स्टॉर्म है, तो वहाँ पर हमारा सेंटर था पहले। तो हालात नॉर्मल थे, टूरिज़्म चलता था, डल लेक में बहुत टूरिस्ट आते थे, गुलमर्ग पहलगाम में टूरिस्ट होते थे, मतलब इट वाज वेरी नॉर्मल। हमने सब वो दिन देखे हैं। ये 1988 के लगभग
ये शुरू हुई मिलिटेंसी जब 1987 के इलेक्शन से स्टार्ट हुआ। वहाँ इलेक्शन में रिगिंग की बहुत एलिगेशंस थे। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जो मिलिटेंसी की प्रॉब्लम शुरू हुई, हिजबुल मुजाहिदीन बना। फिर जब ये बढ़ता गया, फिर पाकिस्तान के आप देखें उस वक्त क्या हो रहा था। सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकल के जा रहा था 10 साल के बाद। जब सोवियत यूनियन निकल रहा था 88-89 में, जब वो विड्रॉ कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान मुजाहिदों को, अमेरिका की मदद से मुजाहिदों को ट्रेनिंग देता था रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए जब वो मुजाहिद तैयार करता था, अचानक मुजाहिद फ्री हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हीं की सरकार बन गई। तो फिर उन्होंने, उनको क्या करते, वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इधर पंजाब हम लोग संभाल चुके थे, ख़त्म हो चुका था, पंजाब की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही थी। तो पाकिस्तान, वो जो एक पाकिस्तान का एक मुहिम चल रही थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि उन्होंने 1971 की ह्यूमिलेशन के बाद ये एक मुहिम अपनाई थी ज़ियाउल हक ने कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। अब पंजाब संभल रहा था, उधर मुजाहिदीन खाली हो गए थे, उन्होंने उनका रुख हमारे कश्मीर की तरफ कर दिया। और तब शुरू हुई ये कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर। और उस मिलिटेंसी के दौर से हम पहले तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट देखने घूमने को मिलते थे, बहुत ज़्यादा। फिर आर्मी ने धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। आर्मी ने राष्ट्रीय राइफ़ल खड़ी की। एक टुडे राष्ट्रीय राइफ़ल दुनिया भर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्स है। 66,000 सोल्जर्स हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में लिखी हैं, जनरल रेमिनिसेंस की किताब में। इस किताब में ये लिखा है कि ये पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित है। इसमें न सिर्फ ये चीज़ें जो मैंने आपसे जिक्र किया है, बल्कि हमने, स्टेट ने क्या किया, हमने राष्ट्रीय राइफल बनाई, हमने इख्वान नाम का एक फोर्स बनाया। सुना आपने? कुछ आइडिया। हाँ, जो इख्वान सरेंडर टेररिस्ट, सरेंडर टेररिस्ट की एक हमने फोर्स बनाई। और सरेंडर टेररिस्ट की फोर्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1993 में बनाई थी और 2004 तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 2004 तक। लेकिन उसके बाद हमने उसको बंद करके फिर एक इससे भी बड़ा बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, जिसका जिक्र इसमें है कि उसमें हमने सरेंडर टेररिस्ट की एक बटालियन बनाई, मेरी रेजिमेंट की, जैकलाई की। और उसकी कहानी इसमें उस हीरो की है जिसको अशोक चक्र मिला। क्या बात। तो मतलब वो इख्वान से चल के फिर हमने इस इख्वान को बंद किया और सरेंडर टेररिस्ट की एक बटालियन बनाई, जो कि पुराने सारे टेररिस्ट थे। तो इसलिए वो इंटेलिजेंस अच्छे तरीके से हासिल करते थे, ऑपरेशन को अच्छे तरीके से गाइड करते थे और हिस्सा लेते थे ऑपरेशन में। ये सर, सॉरी बीच में रुक रहा हूँ, आपने बोल्ड एक वर्ड यूज़ किया, ये वाकई बड़ा बोल्ड मूव नहीं था? बोल्ड इसलिए कि देखिए, लैटिन अमेरिका में कई जगहों पे कॉन्ट्रा रेबल्स की फोर्स बनती है, यानी कि सरेंडर टेररिस्ट को, सरेंडर माफिया वालों को लेके आप एक फोर्स बना, क्योंकि सबसे बड़ा तो ट्रस्ट इशू है ना? हाँ जी। लेकिन कहीं दुनिया में ये मिसाल नहीं है कि आपने उनकी एक आर्मी की बटालियन बना दी हो। तो वो पहले इख्वान वॉज ए बोल्ड एक्सपेरिमेंट, जिसका मेरे चैप्टर का नाम भी है, इख्वान का चैप्टर है बोल्ड एक्सपेरिमेंट। और जब बटालियन बनाई तो उसका नाम मैंने चैप्टर का दिया बोल्डर एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि हमने फिर वो एक ऐसा कदम उठाया और वो बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। उसी में से एक प्रोटैगनिस्ट जो है नज़ीर लैंस नायक नज़ीर अहमद वानी, उसको एक अशोक चक्र और 2 सेना मेडल से नवाजा गया। इतना बहादुर जांबाज था वो। ऐसे कई। क्या कहानी थी उनकी, अगर आप थोड़ा बताएं? तो वो बेसिकली 9 साल एज इख्वान, और फिर पूरी, जब तक उसने अपना जान निछावर नहीं करी, तब तक वो पूरा इसमें एज ए सरेंडर टेररिस्ट टीए बटालियन में रहा और राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ ऑपरेट करता था। तो हर ऑपरेशन में हिस्सा लेना, उसके कई अनगिनत ऑपरेशंस हैं जो इसके बारे में, इसमें कुछ एक चुनिंदा ऑपरेशंस के बारे में लिखा है। फिर उसने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में भी सर्व किया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो जाके एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो जाके सर्व कर रहा है सोमालिया में। तो मतलब ऐसे टाइप की जो किस्से देखने को मिलते हैं, सॉरी सूडान में, तो ऐसे जो किस्से देखने को मिलते हैं कि जहाँ कहाँ एक सरेंडर टेररिस्ट था, फिर वो इख्वान बना, वो यूनाइटेड नेशन में सर्व किया, फौजी जवान बना, 2 सेना मेडल, 1 अशोक चक्र, इतने सारे तमगे लेना, यानी अब, और वो अकेला कश्मीरी अशोक चक्र विजेता है।
तो खैर मैं कहानी बता रहा था कश्मीर की, तो फिर दूसरी तरफ से इन लोगों ने, आईएसआई ने और इन लोगों ने अपने हथकंडे चेंज किए। इन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया, बुरहान वानी का नाम क्रिएट किया, इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। स्टोन पेल्टिंग आपने सुना हो, कश्मीर में बहुत स्टोन पेल्टिंग होती थी। जैसे पैलेस्टाइन जो है, उन्होंने पैलेस्टीनियन इंतिफादा से ये स्टोन पेल्टिंग सीखा, जैस्मिन रेवोल्यूशन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखा, और कैसे इन चीज़ों को एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया। मैं जब कोर कमांडर था 2015-16 में, तब हमने बुरहान वानी को मारा था, और कश्मीर 3-4 महीने तक पूरा मतलब रोज़ प्रोटेस्ट होती थी। कितनी उसमें कैजुअलिटीज़ हुई प्रोटेस्ट में को रोकने में, और उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में लिखी हैं कि टेररिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, और आर्मी और पूरे हमारे देश का जो रिस्पांस है वो कैसे इवॉल्व हुआ, और कैसे अब आर्टिकल 370 में हम उसको के बाद हम उसमें काफ़ी चैन व अमन ला पाए हैं। सर, कश्मीर पर ही हम जो चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के जहन में कश्मीरी पंडितों को लेकर भी 2 सवाल आते हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि जो सोकल मिलिटेंसी वहाँ बढ़ी, आज़ादी की जो सोकल लड़ाई थी, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की भी थी, तो लेकिन उस लड़ाई में कश्मीरी पंडित निशाने पर कैसे आ गए, क्योंकि वो भी तो कश्मीरी ही थे। और दूसरी, जब कश्मीरी पंडितों को एक साथ वहाँ से भगाया गया 19 जनवरी के उस मनहूस दिन, तो क्या वजह थी? कितना बड़ा देश, हमारी इतनी आर्मी, इतनी पुलिस, उसके बावजूद हम अपने ही लोगों को उनके घर से बेदखल होने से नहीं रोक पाए? देखिए नीरज, कश्मीर की जो हिस्ट्री है और उसकी डेमोग्राफी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। देखिए, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स है। उनकी डायनामिक्स ही अलग है। एक तरफ सदियों से वहाँ पर हिंदू, मुसलमान और कुछ सिख बहुत चैन व अमन से रहते आए हैं, सो मच सो कि कश्मीरियत नाम का एक अलग से लफ्ज़ इजाद हो गया है, और कैसे वो एक दूसरे के परिवारों में या उनके त्योहारों में और परिवार के मौक़ों पे कैसे एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं आए हैं, वो दुनिया भर में एक मिसाल कायम की उन्होंने कश्मीरियत के नाम पे। मैं इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में कश्मीरियत के बारे में लिखा है, और मेरी रेजिमेंट कश्मीरियत का प्रतीक है, जैकलाई रेजिमेंट। जो अब तो मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये कश्मीरियत थी, दोनों एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहे हैं, लेकिन फिर 1990 में ये क्यों होता है? क्योंकि 1988 में अब पाकिस्तान एक जिहादी माइंडसेट पैदा कर रहा है हमारे बच्चों में। 1988 से शुरू हुआ, पाकिस्तान स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने आपको जिक्र किया था, डेथ बाय 1000 कट्स। अब उनको ये एक हमारे साइक में डालना था, रेडिकलाइजेशन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे सेपरेटिस्ट गुट हैं उन सबको वो मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था। वो उससे हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके माइंड्स बड़े पॉइजन होने लग गए। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बच्चों को माइंड्स पॉइजन होने लग गए। ये यंग लड़के समझ नहीं रखते हैं, बस वो इस्लाम के नाम पे उनसे गलत चीज़ें करवा रहे थे। ठीक है। तो जब एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे माइंडसेट की शिक्स्त में आ गए थे कश्मीर के यूथ, उस वक्त ऐसे नारे लगाने लग गए, इनको निकाल दो, इनको निकाल दो, ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं। क्योंकि वो कहते थे हम वो किसी के खिलाफ मतलब वो नहीं रखते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सभी काफिर हैं, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो, क्योंकि वो करेक्शन कश्मीरी पंडित हो, क्योंकि वो हिंदू हैं, इनको भी निकाल दो। कितने ऐसे किस्से हैं, कुछ एक आध मैंने किताब में भी लिखे हैं कि कितने ऐसे किस्से हैं जो लोगों ने अपने घरों में पनाह दी कश्मीरी पंडितों को कई दिनों तक। कितने ऐसे मुसलमान थे जो पुरानी पीढ़ी वाले, उनसे रहा नहीं गया कि ये नए लड़के क्या कर रहे हैं, नए जो यंग मौलवी हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो ये कर रहे थे। और मैं इससे इसलिए रिलेट कर पाता हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान से आए थे, और वो किस्से बताते हैं 1947 में जब पार्टीशन होता, वो किस्से बताते हैं कि किस तरीके से मुसलमान भाइयों ने, कईयों ने अपने घरों में पनाह दी। खुद उन्होंने नुकसान उठाया, लेकिन अपने घरों में पनाह दी, उनको सेफ्टी से निकाला जब मॉब्स आते थे। तो वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है एक छोटे पैमाने पे, तब तो नेशनल लेवल पे हुई थी, अब वो हमारे जहन से निकल गई हैं।
मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने वो कहानियाँ अपने फादर से, अपने रिलेटिव से, अपने मदर से, इन लोगों से सुनी है। तो आज आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग इसको भी भूल जाएंगे। लेकिन आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, वो इसी वजह से एक जिहादी माइंडसेट यंग बच्चों में पैदा करने से ये हो रहा है। अब ये क्या हम पूरी तरह से रिवर्स कर पाएंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एक तरफ तो कश्मीरी पंडित निकल गए हैं, वो चाहे जम्मू, चाहे दिल्ली, चाहे बेंगलोर, कहीं भी सेटल हो गए हैं, कुछ विदेश भी चले गए। दूसरी तरफ अब क्या उनकी आने वाली पीढ़ी, हम तो कहते हैं इनको वापस करो, उनके आने वाली पीढ़ियां क्या वो वापस आना चाहती हैं? कहीं वापस जाना ही नहीं चाहते। पर जो गए भी, माफ़ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, जो गए भी, सरकार ने बीच में कुछ स्कीम भी निकाली थी, वहाँ स्कूलों में टीचर भी बनाया, लेकिन फिर हमने देखा कि कितने कत्ल भी हुए। और जब इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो फिर वो कैसे हिम्मत करेंगे बेचारे? मानता हूँ, लेकिन उसकी एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि आप उनको लाएंगे तो क्या आप कश्मीरी, वहाँ पे कश्मीरी पंडित के कैंप्स बने हुए हैं कश्मीर में कुछ जगहों पे, तो आप उनको वुज़ू कैंप, इस कैंप में ले जाएंगे? अगर आप कैंप में ले जाके उनको सिक्योरिटी देते हैं तो आप वो कैंप में ले जाएंगे। अगर आप कैंप में ले जाएंगे तो फिर वो आप पर्पस ही डिफीट हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप उनको अपने अपने गांव में जाएं, वो बहुत कम लोग हैं जो आने वाले हैं और फिर उनको सिक्योरिटी देना है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है। इसी का सर सेकंड पार्ट फिर यही है कि जब 370 हमने वहाँ से हटाया 2019 में 5 अगस्त, आज 6 साल हो गए उसको, तो हमने इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट बताया, जो कि था भी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। उसके बाद आर्मी ने भी जहाँ हालात जिस तरह से कंट्रोल किए। लेकिन जो अभी भी कश्मीरी नेता हैं, जो कश्मीरी हैं, उनकी तकलीफ़ ये है कि यार हमें तो आज भी नहीं बसाया जा सका। हालांकि इस सवाल में थोड़ा सा पॉलिटिकल अंडरटोन है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप उस रेजिमेंट में रहें, आपके आज भी ताल्लुकात हैं कश्मीरियों से, तो आप ये बात भी लगातार चर्चाओं में निकल कर आती होगी ना कि यार 370 को हटाए 6 साल हो गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को बसाने की दिशा में तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हमने कुछ सुना हो कि कुछ हुआ है। क्या वजह है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही? क्या पंडित नहीं आना चाह रहे, या वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं दिख रहा, उनको एश्योरेंस नहीं दे पा रहे? क्या कारण है जो नहीं हो पा रहा? ये दोनों कारण हैं जो आपने जिक्र किया कि मतलब कुछ हम सिक्योरिटी देने में, जैसे मैंने कहा, हमारी कोई ये मुश्किल है कि या तो कैंप में सिक्योरिटी दें, तो फिर वो पर्पस डिफीट हो जाता है कि वो आके अपने अपने गांव, अपने शहर में रहें, तो उनको सिक्योरिटी देना मुश्किल है और वो खुद नहीं आना चाहते फिर, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर आदमी के पास सिक्योरिटी लगा देंगे 24 घंटे। दूसरा, इनकी जो बच्चे हैं, जैसे कोई फैमिली अमेरिका चली जाती है और बाद में वो कहते हैं कि हम तो वापस जाना चाहते हैं, तो उनके बच्चे कहते हैं हम तो यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ बड़े हुए, हम नहीं जाना चाहते वापस। तो वही कुछ हालात, वही कुछ डायनेमिक्स कश्मीरी फैमिलीज़ में भी है, कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ में भी है कि अब वो चले गए। अब उस बात को अगर आप तकरीबन 40 साल होने वाले हैं, 35 साल हो गए, तो जो नई पीढ़ी है उन्होंने तो कश्मीर देखा ही नहीं, या कभी एक आध बार आए हुए हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है डायनेमिक्स। तो इट इज़ अ बिट ऑफ बोथ। इसमें समय लगेगा, कुछ विल चाहिए सरकार की तरफ से, कुछ विल चाहिए उनकी तरफ से आने के लिए। आप कंपेयर करो, इज़राइल में जब ज्यूज़ आए, हर जगह से आए, तो वैसी विल कश्मीरी पंडित्स में भी चाहिए और वैसी सिक्योरिटी हमारे को भी चाहिए, सिक्योरिटी अपरेटस की तरफ से भी चाहिए एफर्ट्स। और वो करने के लिए, इसीलिए अभी थोड़ी हिचकिचाहट है। हालात क्योंकि बेहतर हो रहे हैं, तो स्टेटहुड अभी नहीं दे पा रही है सरकार, क्योंकि हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं, ये मेरा मानना है। जब लग रहा था कि हालात सामान्य हो गए हैं, कुछ होने लगेगा, फिर ये पहलगाम हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो फिर जैसे मैं कह रहा था लड़ाई से पीछे चले जाते, इससे भी हम लोग फिर कुछ कदम पीछे चले गए। सर, यहीं से सवाल ये निकलता है कि पहलगाम में जो हुआ हमला और इसमें इतने लोग मारे गए, इसे टूरिज्म पर क्या असर पड़ा वो तो हम देख ही रहे हैं। ओवरऑल जो पूरा कश्मीर का कॉज है, उसको आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान हुआ? क्योंकि एक जो डर इस चीज़ में ये है कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा, या सेंटिमेंट की तो बात छोड़ ही दीजिए कि लोगों का सेंटिमेंट कश्मीरियों को लेकर क्या है, तो जो आदमी वहाँ बेरोज़गार होगा, जो अब तक टूरिज्म से कमा रहा था, फिर बहुत ईजी उसे मैनिपुलेट किया जा सके। तो ये सिचुएशन अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर की हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि टूरिज़्म 2 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया था। हाँ। तो ऐसे लग रहा था अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बिजनेस आने लग गया था। और टूरिज़्म का तो
कई लोगों ने लोन ले लेके एक दो एक्स्ट्रा कमरे बनवा लिए होम स्टे के लिए, कई लोगों ने लोन लेके एक और कार ली कि हम और टैक्सी चलाएंगे, क्योंकि टूरिज्म बढ़ गया इतना, और इट वाज द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो लेकिन पहलगाम से वो सारा कुछ पीछे हो गया। लेकिन पहलगाम ने एक चीज़ की जो हम 4 दशकों में नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, आर्मी नहीं कर पाई, कि पूरा कश्मीर, सारे कश्मीरी एकजुट होकर टेररिस्ट के खिलाफ लोगों ने टेररिस्ट को कंडेम किया। चाहे उनके टूरिज्म को हिट हुई इसलिए हुआ, लेकिन हुआ सही, पहली बार हुआ ऐसे। तो ये एक शुरुआत है। इस तरीके से अगर हम ऐसी चीज़ें और देखते रहें कश्मीर में, और दूसरी तरफ से हम सिक्योरिटी सिचुएशन और अच्छे से काबू में लाएं और दोबारा से ये डेवलपमेंट हो जाए, फिर आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए भी कॉशियस रहना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान देखेगा कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, तो पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा कि कोई और टेरर अटैक करे। अब इसलिए मैं इसको एक हार्टनिंग डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि जब कश्मीरियों के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये ऐसे अटैक होना तो हमारी रोजी रोटी पे लात मारना है। ये कह रहे हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये तो ब्लीड कश्मीरीज बाय 1000 कट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो जब समझ आ जाएगी कश्मीर में, तो जैसे कोई भी टेररिज्म, कोई भी टेररिस्ट लोकल सपोर्ट के बिना, उनकी पनाह के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। वो जिस दिन हो गया कि वहाँ के लोकल कहेंगे भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारी वजह से फिर हमारा पूरा कश्मीर फिर बैठ जाएगा, वो दिन आना चाहिए। सर, आपने यहाँ पर एक लाइन कश्मीर को लेकर कही कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और अटैक हो जाता है तो चीज़ें क्या होंगी। यहाँ पर एक सवाल सर उसी पर आता जो उरी से स्टार्ट हुआ था, कि उरी से भारत ने जो अपनी रणनीति बनाई कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हमारा थ्रेशोल्ड ये है कि अब हम फिर तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस पूरी चीज़ का या इस पूरी रणनीति का एक फ्लिप साइड ये है कि अगर आप ये रणनीति बना लेते हैं कि कोई भी आतंकी हमला होता है फिर आप घर में घुस के मारेंगे, तो इस तरह जो भी लोग हालात बिगड़ना चाहते हैं, आपने उनको एक टेम्पलेट दे दिया है। आपने उनको बता दिया कि भैया अगर तुम्हें सच में हिंदुस्तान और भारत के भी संबंध खराब करने हैं तो कहीं पर भी भारत में एक आतंकी हमला कर दो, फिर भारत इस तरह से रिएक्ट करेगा और फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि कब हमें सीमा पार करनी है, कब हमें वो चीज़ करनी कि घर में घुस के मारना है, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, और क्या ये थ्रेशोल्ड ठीक है, क्या हर बार हम ऐसे ही कर सकते हैं? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मतलब हर बार मतलब क्या, आप कितने लोगों को, एक बहुत बड़ा टेरर अटैक होगा, कोई हाई प्रोफाइल टेरर अटैक होगा तभी ऐसे करेंगे। ये नहीं कि कहीं पे ज़रा सा एक बम ब्लास्ट हो गया तो आप हमेशा अटैक कर देंगे, ऐसे नहीं होगा दो देशों के बीच में। पहलगाम एक ऐसा घिनौना, मैं तो टेररिस्ट अटैक भी नहीं कहूँगा, मैं टेररिस्ट अपराध कहूँगा, एक घिनौना अपराध था, क्योंकि आपने हिंदुओं को अलग किया, उसमें भी मर्दों को अलग किया और उनको मारा और औरतों को कहा कि जाके मोदी को बताओ। ठीक है। तो मतलब वो एक अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का अटैक था। और फिर इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया बिहार में स्पीच देते देते कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम उनको ज़रूर उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं बल्कि मजाक में किसी एक ऑपरेट ऐसे ही न्यूज़ चैनल पे मैंने ये कहा कि जब हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो सरप्राइज़ था, उनको नहीं पता था क्या हो गया, हम मार दिया। जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो उनको नहीं पता था क्या हुआ, हमने मार दिया। लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने सरप्राइज़ खो दिया, उसने खुद कह दिया कि हम मारने वाले हैं, होशियार हो जाओ। फिर भी अपने आप को नहीं बचा। हाँ, नहीं, वो एक अलग बात है। तो मतलब ये एक तो जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल टेरर अटैक होगा तब मेरी समझ से हमें इस बात से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि दो देशों के बीच में रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस अदर वे राउंड पाकिस्तान को हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि आखिर में हर बार पाकिस्तान ने ही हमसे समझौता किया है कि नहीं भाई बंद करो, कि नहीं भाई बस करो, या सर्जिकल स्ट्राइक बोलो नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर बोल देते कि हाँ कुछ हुआ है तो फिर उनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति है। ठीक है। और दुनिया में बहुत कम इक्के दुक्के देश ही हैं जो ऐसी रणनीति करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, कोई मिसाल नहीं है पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में कि 4 दिन 88 आवर्स टू बी प्रिसाइज 88 घंटे में हम एक देश ने दूसरे देश को
घुटने टिका दिए। घुटने टिका दिए, बिल्कुल। सर, जो मेरा सवाल था उसमें मैं बेसिकली बात कर रहा था नॉन स्टेट एक्टर्स की, ठीक है, कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स वाकई, जैसे पाकिस्तान कई बार क्लेम करता है कि भैया इन लोगों पर हमारा कोई बस नहीं है, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स को ये पता है कि हमें ताल्लुकात, सपोज मैं कह रहा हूँ कि भारत की पॉलिटिशियन सरकार और उनके बीच में कोई बातचीत चलती है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स को ये चीज़ पसंद नहीं है, और फिर अगर वो कुछ करवा देते हैं, क्योंकि करवाना मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको कुछ लोकल सपोर्ट मिल जाए, कुछ भी हो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। पाकिस्तान की ये एक स्टेट पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है टेररिस्ट। और प्रधानमंत्री ने खुली स्पीच में कहा था, एन एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये हमने कह दिया है, ये तो हमने अपनी पॉलिसी दे दी है, जैसे वो अपने 1000 कट बताते हैं, हमने ये भी बता दिया। और दूसरा, राजनाथ सिंह जी की, रक्षा मंत्री की एक और स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि वी रिजर्व द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स, वी ऑल्सो रिजर्व द राइट फॉर ए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। मतलब कि अगर टेररिस्ट किसी टेररिस्ट कैंप में इकट्ठे हो रहे हैं तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो टेरर अटैक करेंगे, हम पहले ही जाके मार देंगे। तो यानी कि हम एक और नया डायनेमिक डाल दिया है हमने अपनी रणनीति में, कि ये तीनों बार तो तब हुआ जब इन्होंने उड़ी किया, जब इन्होंने पुलवामा किया, जब इन्होंने पहलगाम किया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि तुम जब टेररिस्ट तैयारियां कर रहे हो, हम पहले मार दें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है रणनीति में, और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के और बाद, जैसे मैं आपकी उस बात को पूरी तरह आंसर नहीं किया, नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है, मैंने कह दिया। दूसरा, टेररिस्ट ग्रुप, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, ये नहीं कर सकते, ये अपने आप नहीं अटैक कर सकते। इनको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, आईएसआई का पूरा कंट्रोल है, ये अपने आप नहीं कर सकते। दुआ सर, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, या उसे कहूँ कि पॉज हुआ, उसके बाद आज जियो पॉलिटिकल जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान यूएस के करीब जाता दिख रहा है, या यूं कहूं कि यूएस को अपनी एक यूटिलिटी दिख रही है पाकिस्तान में, भले वो ईरान को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो। और चीन तो हमेशा से कहता रहा कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर आंच नहीं आने देगा, लेकिन इधर भारत और चीन भी अपने संबंध कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए हुए थे। इन स्थिति में आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता कल को अगर फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि दुनिया बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, चीज़ें भी ऐसी हैं और कुछ लोग इस शांति के खिलाफ भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उस सिचुएशन में भारत की पोजीशनिंग या इन देशों की जो पोस्चरिंग होगी वो क्या हो सकती है? क्या भारत के लिए वो कंसर्न है भी या नहीं? नहीं, भारत के लिए सर्टनली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आजकल इट इज़ एन एरा ऑफ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, तो मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। चीन और पाकिस्तान हमेशा से साथ रहे हैं, लेकिन चीन के साथ हमारे संबंध अलग भी हैं। और बावजूद इसके कि 5 साल पहले जो गलवान और पेगोंगसो में लड़ाई हुई, उसके बाद हमारी सिचुएशन या हमारे हालात, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी, भारत और चीन के, वो अब काफ़ी बेहतरी पर हैं। हमारा ट्रेड बढ़ता गया है पिछले 5 सालों में। और जैसे अभी जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और जब अगले महीने हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं चीन, तो ये दिखा रहे हैं कि हमारे संबंध थोड़े बेहतर हो रहे हैं। तो ये एक अलग एंगेजमेंट है। अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज होता जा रहा है, वो तो मैं इसलिए कहूँगा कि हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया है। कभी सपोर्ट ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन कभी बरखिलाफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो उसके तुरुप का पत्ता है, तुरुप की चाल है। क्योंकि वो चाहते हैं, अब वो अमेरिका चाहता है अफ़गानिस्तान पे कभी भी कुछ कंट्रोल हो तो पाकिस्तान वहाँ पर है। ईरान तो आपने देखा उनके बेसिस इस्तेमाल किए जब ईरान पे स्ट्राइक किया। चीन, अब चीन के हालात, चीन के रिश्ते पाकिस्तान से बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन वो एक ज़माने में चीन के ख़िलाफ़ एक बुलवार्क सा शुरू किया था अमेरिका ने। आने वाले समय में वो भारत पे नज़र रखने के लिए भी पाकिस्तान अमेरिका के काम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाता है, और पाकिस्तानी जनरल जो कि पावर में हैं, अगर नहीं भी हैं पावर में तो भी वही पावर में है, पाकिस्तानी जनरल हमेशा अमेरिका के साथ एक तालमेल रखते आए हैं।
चाहे वो जितना भी एड और असला खरीदें चाइना से, उनके जनरल और उनके जनरल के बच्चे चाइना नहीं जाते हैं, वो जाते हैं अमेरिका में हमेशा, और अमेरिका के साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट अपना एक अलग से तालमेल बनाए हुए हैं। और ये एक डायनेमिक है जिससे कोई हम नकार नहीं सकते। लेकिन देखिए, यूएस और पाकिस्तान का जो आपस का रिश्ता है वो एक सप्लिकेंट का रिश्ता है, यानी कि मतलब वो एक छोटा देश है, उसके काम आएगा तो उसको कुछ दे देंगे, चाहे वो आईएमएफ को लोन दिलवाना हो, चाहे उनको थोड़ी सी एड देनी हो, चाहे वो कुछ स्पेयर पार्ट्स देने हो तो दे देंगे, खुश हुए तो दे देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। अमेरिका और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो एक बराबरी का रिश्ता है। यहाँ तक कि अमेरिका की किसी भी बात को भारत मान नहीं रहा पिछले कितने सालों से। उन्होंने बोला S-400 मत लेना, ये ट्रंप से पहले की बात है। S-400 नहीं लेना आपने, नहीं तो हम काटसा के सैंक्शन लगा देंगे। हमने कहा हम S-400 लेंगे क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। उन्होंने बोला रशियन ऑयल नहीं लेना, हमने कहा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, एनर्जी सिक्योरिटी में हम रशियन ऑयल लेंगे। हमारी स्टेटमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमारी स्टेटमेंट है, हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो यूएस के साथ अलाइन नहीं रही हैं बिल्कुल। तो हम अपनी ही वो अपनी अलग से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी असर्ट करते आए हैं। अमेरिका ने कहा कि नहीं हमने इनका युद्ध विराम कराया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया नहीं, मेरे से किसी ने बात नहीं की। और जबकि आसिम मुनीर जाके कहता है कि हमने किया और उसने रिकमेंड कर दिया उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, जबकि भारत कहता है नहीं हमारे साथ तो किया ही नहीं। तो मतलब हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारा रिश्ता जो है वो एक अलग लेवल पे है। हम एक डोनर कंट्री नहीं है। उन्होंने कहा हम आपके ऊपर इतने टैरिफ लगा देंगे, तो भारत ने कहा करें जो करें, ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, वो अलग से अपनी चलेंगी। उन्होंने उसके ऊपर टैरिफ के ऊपर एक और टैरिफ डबल कर दिया उसको 25% और, तो ठीक है। भारत की ग्रोथ, अभी भी सारी इंस्टीट्यूशंस कह रही हैं भारत की ग्रोथ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर वो 50% टैरिफ भी रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो हमारा यूएस इंडिया का रिलेशन और यूएस पाकिस्तान के रिलेशन में कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें कंसर्न जो बहुत सारे लोगों का कहना है, उसमें थोड़ा सा पैराडॉक्स भी है। वो ये है कि एक तरफ जो है ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में शांति करवाता घूम रहा हूँ, आप नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। दूसरी तरफ उसी अमेरिका में मुनीर खड़े होकर न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं और कहते हैं मैं आधी दुनिया को तबाह कर सकता हूं, और अमेरिका उस पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता। ऐसा कोई स्टेटमेंट आया हो, मैंने नहीं सुना, हो सकता है आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। और ऐसा कैसे बोल दिया? तो क्या लोग सवाल करते हैं कि क्या ये जो अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, मुनीर का 2 महीने में 2 बार यूएस जाना, फिर वहीं यूएस की धरती से स्टेटमेंट देना, क्या ये बिना अमेरिका की शय के मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ का ऐसे बोलना फ्लोरिडा से, वो तो क्लियरली इस बात ये दिखाता है कि क्योंकि इंडिया ने 2016 में, 2019 में और ऑपरेशन सिंदूर में इस साल ये दिखा दिया कि हम उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल कामयाब नहीं होगा, तो अब उसको बोलने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम तो ले बैठेंगे, हम तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे, मतलब ऐसी टाइप की जो ड्रामेटिक सेंटेंसेस आधी दुनिया को, क्योंकि वो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बोल रहा है। जब उन्होंने स्पीच दे दी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पाकिस्तान के लोगों को सुनाने के लिए वहाँ से बोल दिया, और उसके बाद तो फिर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं भी कुछ बोलूँ, उसने भी बोला, बिलावल भुट्टो ने भी बोला, फिर वो पॉलिटिशियंस तो पीछे रह गए उनके। वो उनकी डायनेमिक्स है। अमेरिका क्यों नहीं कह रहा है, उनको क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस वक्त जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आसिम मुनीर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में प्यारे बच्चे हैं उनके इस वक्त। तो देखिए ऐसे है कि हमें ये फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एक है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स देश है। यूनाइटेड स्टेट्स के भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पिछले 25 सालों से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप चल रही है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ट्रंप सरकार भी जाएगी, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे हमेशा के लिए, लेकिन दो देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हैं, सिक्योरिटी रिलेशंस हैं। और मैं मानता हूं कि ये तो 3 साल और हैं जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ एक चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, तो मतलब वो एक अलग बात है। और मुझे लगता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि
हाँ। कि उनकी स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी सर बात की पुष्टि इसी से होती है कि अलास्का में अभी भारतीय फौज वहाँ जाएगी, वहाँ पर ज्वाइंट ये दोनों प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ये भी एक पूरी एक डायनेमिक ये भी है। वो चल रहा है साथ साथ। कितने आवाज़ें आ रही हैं, निकी हेली बोल रही है, कई लोग बोल रहे हैं, तुलसी गाबार्ड बोल रही है नहीं भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, वो एक अलग बात है। इस पर सर एक दो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, एक दो ऐसे कुछ बयानों पर जिसकी काफ़ी चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे याद आता है कि एयर चीफ मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया था, उनका तब कहना था अमरप्रीत सिंह जी का, तब उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि जिस तरह की मदद या जिस तरह की वो कह सकते हैं डीआरडीओ से उनको अपेक्षाएं हैं कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट को लेकर, वो सालों में नहीं हुई। एक तरह से उनकी फ्रस्ट्रेशन उस वक्त झलक रही थी, उन्होंने छिपाई भी नहीं। तो उस पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था। फिर दूसरा ऐसे भी लोग थे जो सच में कह रहे थे कि यार इनकी शिकायत जायज़ है, क्योंकि इसी डीआरडीओ पर यह भी इल्ज़ाम है कि जब दुनिया अपनी सेना को आधुनिक करने में लगी थी, कुछ साल पहले तक हम सिर्फ टूथपेस्ट वहाँ पर बनाया करते थे। तो सर आप तो इस पूरे सिस्टम का पार्ट रहे, कितनी जेन्युइन उनकी शिकायत और उस समस्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एयर चीफ ने जो स्टेटमेंट दी थी और जिसकी बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में, वो काबिल तारीफ है। अच्छा। कि उन्होंने मतलब ही इज़ नोन फॉर कॉलिंग अ स्पेड, और हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, न सिर्फ मिलिट्री में, हमें तो पॉलिटिक्स में भी ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। हाँ। और मैं सैल्यूट करता हूँ उनके स्टेटमेंट को। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि भाई HAL इतना पीछे है टाइमलाइंस पे, आप हमें तब कहते हो लेकिन दे नहीं पाते हो, डिलीवरी नहीं कर पाते हो, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी ना टाइम पे, तो कई चीज़ें उन्होंने कही और वो सच है। HAL नहीं कर पाया बहुत समय से कोई अच्छी डिलीवरीज। अब एक तरफ हम देखते हैं कि HAL डिलीवरी नहीं कर पाया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही की खबरों में कि 97 और हमने HAL को ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसके पहले 83 LCA फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए थे। कुल मिला के 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स अभी उनको चले गए हैं। अब वो तीनों अपनी प्रोडक्शन लाइंस बना रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, उनकी स्टेटमेंट और ये देखते हुए, एक तो HAL के ऊपर भी दबाव अच्छा से आ रहा है कि उनको डिलीवरीज टाइमलाइंस को फॉलो करना है। दूसरी तरफ हमें अपने अंदर देखने की भी ज़रूरत है कि क्यों इतने सालों से हम यानी भारत क्यों नहीं हम बना पाए एयरक्राफ्ट इंजन्स। जब स्पेस कैन बी अ सक्सेस स्टोरी इन इंडिया, तो वाई नॉट एविएशन। बिल्कुल। मतलब इसरो की एक सक्सेस स्टोरी है, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, चंद्रयान, मतलब हमने हर चीज़ अच्छा कर दिया। मिसाइल्स की एक सक्सेस स्टोरी है, सारी मिसाइल स्टोरी, तो हमारी इतने सक्सेसफुल और कामयाब मिसाइल्स हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं कर पा रहे। वही कावेरी इंजन तक नहीं हमारे से डेवलप हो रहा, इतने सालों से लगे हुए। तो हमें अपने आप में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। और उसकी तरफ मुझे ये देख के खुशी है कि अभी कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भरता पे हमारा जोर है, जोर जो चल रहा है डिफेंस में, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एस्पायरिंग पावर, जो उभरती हुई ताकत है, वो फॉरेन वेपन सिस्टम्स पे निर्भर नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है, और मेरी समझ से रास्ता ये है कि अब आगे का रास्ता वे अहेड ये होना चाहिए कि हमने जैसे इतने सारे LCS का इनको ऑर्डर दिया है, उसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे नेवी शिप बिल्डिंग में हिस्सा बन के रहती है, और हमारे को शिप बिल्डिंग बहुत सालों से बहुत अच्छी तरीके से शिप बिल्डिंग चल रही है। आप देख रहे हैं कितनी शिप्स और सबमरीन्स हमने बना पाए हैं। उसी प्रकार हमें ज़रूरत है कि एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप 180 फाइटर एयरक्राफ्ट और न जाने कितने हेलीकॉप्टर्स की, मुझे आंकड़े याद नहीं है, इतने हेलीकॉप्टर्स की आप उनको ऑर्डर देते हैं, तो इसमें एयरफोर्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए साथ साथ में। जब, क्योंकि ये जितने एयरक्राफ्ट हैं, ये इतनी जल्दी नहीं आने वाले, ये 10-15 साल लगेंगे बिल्कुल आने में। उसके साथ, समय के साथ साथ हमें प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब एयरफोर्स भी इसके अंदर शामिल हो।
आपने कहा कि सर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ी खतरे की घंटी है? क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट अक्सर बात करते हैं कि क्या भारत टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी है? मुझे याद आता है कि BS धनोआ साहब ने कहा था कि नहीं, हम रेडी नहीं है। और थोड़ी टेक्निकलिटी में अगर हम जाएं तो भारत को अगर टू फ्रंट की बात करें तो 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, और फिलहाल शायद 31 के आसपास हम हैं, और उसमें भी अगर कुछ आउटडेटेड हो जाएंगे तो ये संख्या कम होकर 25 या 26 रह जाएगी। और ये रिक्वायरमेंट मीट करने में भी अगर मैं गलत नहीं तो अभी 10 से 12 साल लगेंगे, वो भी तब बशर्ते अगर हम हर साल इतने एयरक्राफ्ट उसमें शामिल करें। कितना बड़ा सर आप इसको एक चिंता का विषय मानते हैं? मतलब ये तो सिर्फ हम उम्मीद पर जिंदा हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। और मेरी समझ से इस स्थिति को देखिए, एक तो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अभी हमने जिक्र कर लिया, लॉन्ग टर्म में हम अपने LCAs बना रहे हैं और उनको इम्प्रूव करेंगे, उसकी हमने जिक्र किया अभी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा यही किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपने गैप्स पूरे करने हैं तो कुछ शायद हम फॉरेन प्लेटफॉर्म हमें लेने पड़े, और यही हमने किया था जब हमने 36 रफेल लिए थे। अभी नेवी के लिए और रफेल फाइटर ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम होंगे जो कि इंटरिम पीरियड में उस कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। क्या हम टू फ्रंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जैसे आपने कहा कि एयर चीफ मार्शल धनोआ ने भी कहा, एक स्टेटमेंट दी थी उस वक्त कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है कि टैक्टिकल एप्लीकेशन साइड में यस हमारे में कुछ अगर शॉर्टकमिंग्स हैं तो उसको हम और तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में न सिर्फ फाइटर, जिसकी मतलब ये नहीं नकारा जा सकता कि फाइटर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अभी ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स और कई चीज़ें जो हैं जो उभर के सामने आ रही हैं, तो उस तरफ भी जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, अमेरिका के साथ जो भी हमारा पूरा ट्रेड डील को लेकर चल रहा था, तो उसमें एक बात जो लगातार US की तरफ से आ रही थी, जब JD वैंस भारत आए तब भी था कि F-35 भारत जो है US से परचेज कर ले। उसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ी राय दें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऑप्शन की बात करें तो भारत के पास एक तरफ रशियन Su-57 है और एक तरफ F-35। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो F-35 तकरीबन 3 गुना कीमत है उसकी, 100 से 115 मिलियन डॉलर है, और यहाँ पर ये 35 से 40 मिलियन डॉलर है Su-57। तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ US को खुश करने या उसके दबाव में आने के लिए हमें F-35 परचेज करने चाहिए, या हमें अपनी रिक्वायरमेंट और अपना बजट देखना चाहिए? मैं ये पहले कहना नहीं चाहता था, लेकिन नीरज, एक वजह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे साथ नाराज़गी की ये भी है। क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि F-35 लिए जाए, लेकिन हमने कहा एक तो उसकी कीमत 3 गुना है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि F-35 एयरक्राफ्ट पीछे 1-2 एयरक्राफ्ट यहाँ आके स्टक हो गया, एक कहीं और हुआ था यूरोप में। तो मतलब एक तो उसकी कुछ सवालिया निशान उठ रहे हैं, दूसरी तरफ कीमत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने US को ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में करें। वो उसके लिए तैयार नहीं थे। रशिया जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में करने के लिए तैयार है। जब हम जॉइंट प्रोडक्शन अपने देश में करते हैं तो कई कैपेबिलिटीज़ हमारी उभर जाती हैं। हालांकि वो जॉइंट प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे। दूसरा, कितनी टेक्निकल नो हाउ एक किस्म से ऑटोमेटिकली हम इम्बाइब कर लेते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, कुछ नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक हम मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की तरफ चलते हैं। तो इसलिए ये सारे पहलू रखते हुए मेरी समझ से तो ये अच्छा डिसीजन था कि F-35 नहीं लिए गए। आगे हाँ, जैसे अब S-500 की बात चल रही है, तो रशिया उसके लिए रेडी है कि वो भारत के साथ मिलकर भारत में वो बनाने के लिए SU। हाँ, SU। तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये बड़ा हमारा एक उसमें। और रशिया के साथ हमारा एक्सपीरियंस है, ब्रह्मोस जो इतने कारगर साबित हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में, वो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। हमारी एक पुराना वो है रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, आपस में इंटरऑपरेबिलिटीज़ हैं, और अगर वो यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है, भारत तो वही करेगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। बिल्कुल। सर, अब चर्चा के आखिर में चाहूँगा कुछ 2-3 ऐसे सवाल जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हैं।
आपने सर 40 साल बहुत प्राउडली सर्व किया और बहुत कुछ इस देश को दिया। मैं कह सकता हूँ कि कई चीज़ों में आपने ट्रेंड सेट किया जिससे इस देश को कई सालों तक फ़ायदा होगा। एक बात सर, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप चूँकि कहूँगा कि आप सर्विस में रहे हैं तो बताइए, लोगों का कहना है कि आर्मी हो या स्पेस साइंस हो, ये दो चीज़ें जब भारतीय देखता है, अपनी आर्मी को देखता है या अपने स्पेस साइंटिस्ट को देखता है, इसरो को देखता है, तो लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास हैं, हम दुनिया में किसी से कम नहीं। और लोगों का कहना है, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको लेकर हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। तो सर, आप आर्मी में रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए हैं, आपने इतना काम किया, इतने ऑपरेशंस को लीड किया, अंदर कैसे काम होता है सब देखी, क्या चीज़ है जो भारतीय आर्मी को वर्ल्ड क्लास बनाती है? और आपको क्या लगता है कि क्या जो वर्क एथिक्स हैं जो बाकी संस्थाएं सीख सकती हैं, उसमें क्या लैक करता है? देखिए, पहली बात तो आप अगर आप आर्मी कह रहे हैं तो मुझे यकीन है आपका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आर्म फोर्सेस, क्योंकि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और वो बहुत प्रोफेशनल आर्मीज, नेवीज और एयरफोर्सेस हैं। वो इसलिए हैं, हमारी सबसे बड़ी, एक तो हम प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल यानी कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमारे को हमेशा एक्सपीरियंस होता रहा है, कोई ना कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई टेररिज्म, इवन आपदा, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब जाते हैं जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है। तो हमारे हमेशा हम एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत रहा है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग, किसी भी दूसरे देश में भी देख लो, आसपास के देशों में देख लो, हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज उनमें देखो, इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस बिल्कुल एपॉलिटिकल है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा या बहुत बड़ी कैपेबिलिटी कहूँगा हमारी, जिसके लिए आप जैसे हर शहरी को, हम सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिल्कुल एपॉलिटिकल है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, हम देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, म्यांमार, कोई भी आप देश देख लो, मालदीव देखो, किसी देश में ऐसा नहीं है। तो ये है रीज़न हमारी प्रोफेशनलिज्म का। एक तरफ एट आवर ओन लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हम प्रोफेशनल हैं और दूसरी तरफ हम एपॉलिटिकल हैं, जिसकी वजह से हम मतलब किसी की हम बात सुनते नहीं हैं, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इस करना है या उस तरफ से करना है काम। हम अपने प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाते हैं। बिल्कुल सर, इसी प्रोफेशनल तरीके पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे याद आता है कि सत्य नडेला का मैं कहीं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब माइक्रोसॉफ्ट में शुरू में वो गए, शुरुआती दौर में अपने करियर में, तो जब उनका फाइनल राउंड था तो उनसे एक सवाल ये पूछा गया कि अगर तुम्हें सड़क पर एक बच्चा रोता हुआ दिख रहा है तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया कि मैं 911 पर कॉल करूँगा। तो उन्होंने कहा, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन जाते वक्त उस मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अगर तुम सड़क पर रोते बच्चे को देखोगे तो सबसे पहले उसे गले लगाना और चुप करवाना। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कोई भी पोस्ट हो, कोई भी काम हो, आखिर में देखा जाता है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। आप सर तो लीडर रहे हैं जीवन भर, आपने इतने सारे लोगों के साथ डील किए। एक तरफ आपकी मानसिक तैयारी है, शारीरिक तैयारी है, दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपके अंदर जवान हैं, जो कई तरह के, जिनके अंदर भावनाएं उमड़ रही हैं, घर से दूर हैं, तकलीफ़ें हैं, तो एज ए लीडर सर ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक लीडर में, आर्मी में कितनी काम आती है कि आप अपने उन जो साथियों के मन में जो उमड़ घुमड़ रहा है उसको भी समझें और उसके साथ भी डील करें। ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज पूरे करियर में रहा है, क्योंकि जाने भी जाती हैं और लोगों के घर वालों से भी आप बात करते हैं और फिर उस लॉस से खुद भी डील कर रहे होते हैं। नीरज, ये एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल पूछा आपने, जो बहुत कम पूछा जाता है। ये अलग अलग लेवल पे डील करना पड़ता है। सबसे भारी, सबसे मुश्किल चीज़ मेरे लिए ये रही है कि आप किसी के वीर गति को प्राप्त होने की खबर उसकी फैमिली तक कैसे पहुंचाओ। दुनिया की कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोफेशनलिज्म आपको इसके लिए तैयार नहीं कर पाती। अमेरिका में एक अलग से डिपार्टमेंट है, कोर है, कि वो खबर देने घर जाते हैं
अलग डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ पे मुझे फ़ख्र महसूस होता है ये कहने में कि हमारे यहाँ मैं बतौर कमांडिंग ऑफिसर, अगर कोई ऑफिसर वीरगति को प्राप्त होता है तो मैं उनको खबर देता हूँ। कोई जवान का होता है तो सूबेदार मेजर खुद खबर देता है पर्सनली। लेकिन बहुत मुश्किल है। मैंने इस किताब में, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स में, एक चैप्टर लिखा है इसके ऊपर, और मैंने वो किस्से वर्णन किए कि किस तरीके से वो उसकी वाइफ मेरे से पेश आई, क्या उनके पहले अल्फाज थे जो मैं फ़ोन, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम एसटीडी पीसीओ बूथ में जाके एसटीडी कॉल करके बताते थे। बहुत मुश्किल है उन इमोशन से डील करना। फिर उसके बाद जब आप फैमिली को मिलते हो, वो एक अलग लेवल, अलग स्तर पे है। दूसरी तरफ जवानों के दिल में क्या होता है। मुझे याद है एक छोटे से ऑपरेशन में, ये भी मैंने लिखा है, मेरी तीसरी किताब है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जो नीचे पड़ी है, हार्पर कॉलिंस से प्रकाशित। उसमें मैंने एक ऑपरेशन के बारे में लिखा जिसमें हम एलसी पे गए। लाइन ऑफ कंट्रोल नेबुलियस होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने ऑपरेशन किया। अब वो टेररिस्ट लॉन्च पैड था, जैसे टेररिस्ट कैंप है ना, लॉन्च पैड होता है जो बिल्कुल आखिर एलओसी पे होते हैं, जहाँ 2-4 दिन रह के फिर वो आगे से लॉन्च करते हैं। हमें पता था टेररिस्ट आए हुए हैं। तो जब हम जा रहे हैं, अब एलसी लाइन के ऊपर इधर है या उधर है नहीं पता चलता, और मैंने जवानों को ये कहा सबको कि बेटा तुम्हारे को वापस ज़रूर लाएंगे। हम 6 आदमी एक्स्ट्रा लेके गए कि हम सबको उठा के लाएंगे चाहे गोली लग जाए। मेरा कहने का मतलब है ये एक आश्वासन ही बहुत बड़ी चीज़ है जवानों के लिए। उनसे उनका लीडर खुद कह रहा है, हम खुद जा रहे हैं कि वापस आएंगे सारे। क्या बात है। तो मेरा कहने का मतलब है एक प्रोफेशनलिज्म एक तरफ है, इमोशंस एक तरफ है, लेकिन जो हमारी कमरादरी है ना, जो सोल्जर्स के एक भाईचारा होता है, वो आला दर्जे का होता है। जब आप कॉम्बैट में जाते हैं, चाहे वो टेररिस्ट का एनकाउंटर है, चाहे एलसी के पार की लड़ाई है, एलओसी जैसे आप कहते हैं, उस वक्त मेरे ख्याल से कोई नहीं सोचता कि मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अगर ऐसे कोई सोचने लग गया तो फिर ऑपरेशन नहीं होंगे। तो उस वक्त आपका प्रोफेशनल जो होता है, आपके अंदर का जो सोल्जर है, वो जागता है। और फिर आप सोचते हैं कि जब बाद में होगा, बाकी ऊपर भगवान पे छोड़ते हैं और नीचे अपनी टीम पे भरोसा होता है कि हम साथ जाएंगे और ऑपरेशन करके कामयाब लौटेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है, कुछ नुकसान होते हैं, फिर उनको डील करने का, जैसे मैंने पहले बताया, फिर कोई और तरीका नहीं। बड़े खूबसूरत तरीके से सर आपने समझाया। और सर मैं चाहूँगा कि लास्ट में बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपने पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया है। मैं चाहूँगा कि आप खुद हमें बताइए कि कैसी चीज़ अपने करियर के शुरू में, करियर के किसी भी दौर पर, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, वो लर्निंग आज भी आपके साथ है। कोई किस्सा, किसी की कहानी, कोई ऐसी बात जो आपने सुनी या जब आपने उसके बारे में जाना, उसने आपको सारी ज़िंदगी इंस्पायर की? मैं शुरू में मैंने MBBS ज्वाइन किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेल्लारी कर्नाटका में मेरे को एक स्कॉलरशिप सीट मिली। तो सबने कहा भी तुम कैसे छोड़ देते, तो किसी को सीट मिलती नहीं है, आप कैसे छोड़ दोगे। तो मतलब उस टाइम 16-17 साल उम्र होती है, तो हम भी चले गए। लेकिन NDA का एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका SSB के लिए इंटरव्यू के लिए सब जा चुके थे, तो रिज़ल्ट आना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया और मैं वहाँ चला गया। मेरे को किसी ने एक किताब दी। किताब का नाम है रीच फॉर द स्काई बाय पॉल ब्रिकहिल। तो वो एक RAF रॉयल एयरफोर्स का फाइटर पायलट है, उसकी कहानी है, जो दोनों इंग्लैंड में, जिसके एक्सीडेंट में 2 अलग अलग एक्सीडेंट में दोनों टांगें कट चुकी थी, एक घुटने से ऊपर, एक घुटने से नीचे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है कि वो लकड़ी की टांगों के साथ उसने अपने टेस्ट दिए, उनको फाइटर पायलट्स की ज़रूरत थी और उसने अपने टेस्ट वेस्ट कामयाब हुए। बहुत ही डिटर्मिन्ड आदमी था वो। उसके बाद वो फ्लाई करता था दोनों लकड़ी की टांगों के साथ, और वो एस फाइटर पायलट बना। और यहाँ तक कि उसके बाद एक बार जर्मनी में उसके प्लेन को गिराया गया, वो इजेक्ट कर गया और प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया। प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद वो 2 लकड़ी की टांगों के साथ हर जेल से भाग जाता था।
वाह। पकड़ा जाता था। आखिर में वो उसको श्लॉस एल्बर्ग नाम के एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप पे रखा, जिसमें नीचे आने का कोई और तरीका नहीं था। उसने वहाँ लकड़ी के फट्टों के साथ एक ग्लाइडर बनाया और ग्लाइडर से ऊपर से उड़ गया और वहाँ जाके बाहर खेत में कहीं लैंड कर गया, फिर पकड़ा गया। हालत ऐसी आ गई थी कि उसकी रात को लकड़ी की टांगें ले जाते थे ताकि वो भाग ना पाए। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई हिज स्टोरी। आप सर बोल रहे हैं तो मेरे रोंगटे हाँ, तो वो हालांकि दूसरे देश का है, दूसरे मुल्क का है, लेकिन आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई हिज स्टोरी एंड दैट बुक आई विल एडवाइज एनी यंगस्टर टू रीड, क्या बात। रीच फॉर द स्काई बाय पॉल ब्रिकहिल। तो मैं तब से मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। मैंने कहा एयरफोर्स फाइटर पायलट बनना। वो अलग बात है कि एनडीए में जाके फिर मैं आर्मी में आना चाहता था, वो अलग बात है। वो आपके उस उम्र में गोल शिफ्ट होते रहते हैं, बट दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। क्या बात। आप सुन रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक शब्द आ रहा है, जज्बा। मतलब इससे कहते हैं जज्बा। और सर वैसे तो ये लास्ट सवाल था, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, मैंने सोचा जाते जाते आपसे पूछ ही लूँ। किसी भी और प्रोफेशन में सर आदमी रिटायर होता है तो सोचता है कि चलो अब मस्ती करेंगे, अपने हिसाब से टीवी देखेंगे, देर तक करेंगे। लेकिन एक आर्मी मैन जो 40 सालों तक एक कठोर अनुशासन में रहता है और बाद में उसको वो अनुशासन लगता भी नहीं, उसके लिए वही लाइफ भी होती है ना। तो आप सर जब रिटायर हुए और जब आप कहें कि सिविलियन लाइफ में लोगों के साथ आए, तो उसके बाद क्या कोई फ़र्क उससे पड़ता है? आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार जो माइंडसेट बन जाता है या ज़िंदगी बन जाती है, फिर ज़िंदगी उसी अनुशासन में चलती है? देखिए, आर्मी इज नॉट ए जॉब, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी बन जाती है वैसे, जैसे आपने कहा ना, पूरी जिंदगी। ये जॉब नहीं है कि आपको सुबह इतने बजे उठना है और इतने बजे जॉब, क्योंकि हमारी वैसे भी हमारे लिए कोई होली, गुरपुरब, क्रिसमस, ईद नहीं है। हमारे लिए कोई संडे नहीं है। हमारे लिए 7 days 24/7 काम है। हम बॉन्ड भरते हैं ऐसा। तो हमारे लिए वो सब चीज़ें लागू नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जहाँ पे जब ड्यूटी जाना है तो जाना है, जब कॉम्बैट में रहना है तो रहना है, तो कोई संडे नहीं होता। तो वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। जब 4 दशक आपने इसमें निकाल दिया, अब रिटायरमेंट के बाद भी हम उसी डिसिप्लिन से, मैं तो तक वैसे ही डिसिप्लिन से रहता हूँ। हाँ, कोई ऐसी घंटी नहीं बज रही कि इस टाइम पे आपने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं तो बल्कि मिस करता हूँ वो जो वो एक्शन था, वो जंगल, वो पहाड़, वो गोलियाँ चल रही हैं, वो जो माहौल था, वो बल्कि मैं मिस। हाँ, मतलब वो उसके बिना आपको लग रहा है ज़िंदगी बड़ी नीरस और बेरंग है। बट इट इज साइकिल ऑफ लाइफ। हाँ। यंगर लोग आएंगे, वो लोग जो अब आने वाली पीढ़ी है वो देश को संभालेगी, आर्मी को संभालेगी, वो बल्कि आगे ले जाएंगे, वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इतने विस्तार से इतनी खूबसूरत बातें ज़िंदगी को लेकर बताई, फ़ौज को लेकर बताई, इंसानी जज्बे को लेकर बताई, और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोगों को इससे कितना कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं फिर से जिस चीज़ से मैंने शुरुआत की थी उसी से मैं इस बातचीत का अंत भी करना चाहूँगा कि आज एक डायलॉग जो पूरा हिंदुस्तान बोलता है कि भारत वो देश है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, तो अगर उस आइडिया की किसी एक शख्स ने बुनियाद रखी थी तो सर उसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने इस देश के तेवर जो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए कि आज से भारत ऐसा होगा, तो सर आप, मैं जानता हूं कि आप बहुत हम्बल हैं, आप इस कॉम्प्लीमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है। और सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।